Hello everyone, good morning to all of you. Myself Rahul Kumar Mandal from NIT जमशेदपुर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का थर्मल फिजिक्स का पार्ट है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले अभी तक हम लोग थर्मोमेट्री पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग टेम्परेचर और टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कैलोरीमेट्री पढ़ा। कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट और हीट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा, जिसमें हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोग गैस एंड गैस लॉ के बारे में जाना। अब जाकर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग रोड पे चलते हुए व्हीकल्स को देखे ही होंगे, या फिर पटरी पे चलते हुए ट्रेन को देखे ही होंगे, या फिर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखे ही होंगे। क्या आपको पता है कि रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलती कैसे है, या फिर पटरी पे ट्रेन कैसे चलती है, या फिर आसमान पे हवाई जहाज कैसे उड़ता है? तो हाँ, आप लोगों को पता है कि उसमें इंजन लगा हुआ होता है, जिसके कारण से गाड़ियाँ चल पाती है और हवाई जहाज उड़ पाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो इंजन किस प्रिंसिपल और लॉज पे काम करती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी गाड़ियाँ हैं और जितने भी तरह के इंजन हैं, वो सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के ही लॉज और प्रिंसिपल पे काम करती है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं स्टडी अबाउट हीट एंड इट्स रिलेशन विथ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं और हीट का रिलेशन अदर एनर्जी के साथ कैसा है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। हीट क्या होता है, हीट के बारे में हमें पता है। हम लोगों ने कैलोरीमेट्री चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ा था। हीट बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और क्या हम लोगों को पढ़ना है इसमें? और हम लोग को इसमें पढ़ना हीट का रिलेशन क्या है अदर एनर्जी के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाता हूं। आप लोग क्या करिए, अपने दोनों हाथ को रब करिए। मेरे साथ चलिए, दोनों हाथ को रब करिए। कुछ समय तक रब करने के बाद आप इसको अपने फेस को, दोनों हाथ को टच करिए। आपको हीट फील होगा। हीट फील हुआ ना, थोड़ा सा गर्म हाथ का एहसास हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक मैकेनिकल वर्क किया, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई किया। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी can be converted into heat। तो यहाँ हम लोगों को एक बात समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है
कि मैकेनिकल एनर्जी को तो हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा भी। लेकिन क्या हम हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। आप लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटना होते हुए देखते हैं। जैसे मैं आप लोग इतने सारे वाहन चलते हुए देखते हैं, या फिर आप खुद जो बाइक चलाते हैं, आप उस बाइक के इंजन को अगर देखते हैं तो उसके इंजन में होता क्या है? उसके इंजन में फ्यूल बर्न करता है, और जब फ्यूल बर्न करता है तो उसमें हीट जनरेट होता है, और वो हीट क्या करता है? उसमें लगा हुआ पिस्टन पे फोर्स लगाता है, और जब पिस्टन पे फोर्स लगता है तो क्या होता है? रोटेशनल मोशन जनरेट होता है, और वो रोटेशनल मोशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, जिसके कारण से गाड़ी आगे की ओर चलने लगती है। मतलब हम लोगों को एक बात समझ में आया कि वो इंजन बेसिकली कर क्या रही है? वो हीट को कन्वर्ट कर दे रही है मैकेनिकल एनर्जी में। चाहे वो कोई भी प्रकार का इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे वो एरोप्लेन में लगने वाला जेट इंजन हो, सभी क्या करते हैं? सभी हीट को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहां से हम लोगों को एक बात और समझ में आया कि हीट कैन also be converted into mechanical energy। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? यहां से निष्कर्ष निकला कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हीट को भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं कि अब हम लोग इसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है समझिए। जैसे कि अगर इस पूरे यूनिवर्स का एक हम लोग छोटा सा पार्ट को स्टडी करते हैं, और क्या स्टडी करेंगे? उसके स्टेट को स्टडी करेंगे इन द टर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तब उस पार्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं। जैसे में इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट, अगर ये आपका क्लासरूम ही ले लें हम, तो इस क्लासरूम के स्टेट को स्टडी करें और इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बता सकें, तब हम लोग इस क्लासरूम को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। चलिए मैं समझाता हूं। जैसे मैं, ये हमारा क्लासरूम है, दिस इज आवर क्लासरूम। ओके, इस क्लासरूम का स्टेट को स्टडी किए, यानी कि इस क्लासरूम का अगर हम लोग टेम्परेचर मेजर किए तो टेम्परेचर कुछ T आया, इस क्लासरूम का प्रेशर मेजर किए तो प्रेशर कुछ P आया, और वॉल्यूम मेजर किए तो V आया। तब हम लोग इस क्लासरूम को क्या बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर सिस्टम। समझे बात को? और समझिए, इस पूरे सिस्टम को छोड़ के, यानी कि इस क्लासरूम को छोड़ के बाकी बचा हुआ यूनिवर्स का पूरा पार्ट, बाकी बचा हुआ यूनिवर्स का पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे, या फिर इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, और क्या होता है? और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले वॉल्स को, यानी कि इस क्लासरूम के जो वॉल्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बाउंड्री।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। ठीक है। और टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, वेरिएबल, या फिर क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स में, जैसे मैकेनिक्स में किसी सिस्टम का स्टेट बताना होता था, तब हम लोग क्या बताते थे, वो सिस्टम, किसी सिस्टम का स्टेट बताना होता था, तब हम लोग क्या बोलते थे, वो सिस्टम या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। वो सिस्टम या तो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो रेस्ट में है तो हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर बताते थे कि किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पी पे वो रेस्ट में है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर बताते थे। अगर वो मोशन में है तो फिर हम लोग उसका वेलोसिटी वेक्टर बताते थे, वेलोसिटी वेक्टर। उसी तरह से अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हम लोग कोऑर्डिनेट बताना चाहें तब हम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कितने तरह का सिस्टम होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के हैं। सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम मतलब जिसका कोई भी एक पार्ट ओपन हो। जैसे में हमारा, अगर हम एक चाय का कप ले आते हैं तो वो चाय का कप क्या है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट ओपन है। दूसरा होता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जो पूरी तरह से क्लोज होता है। जैसे में दाल बनाने वाला जो कुकर होता है ना, वो एक क्लोज सिस्टम है, वो पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। ठीक है। और थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे में जो हमारा थर्मल फ्लास्क का जो बोतल होता है जिसमें हम लोग गर्म पानी रखते हैं, वो हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों तरह में के सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर का भी बात करेंगे। एनर्जी यानी हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर या फिर कह दो उसको हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओपन सिस्टम का बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या मास ट्रांसफर होता है, तो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो चाय का कप हम लोग लाए थे, अगर उसको रख दें और उसके ऊपर में अगर अपना हाथ रखें तो हम देखते हैं कि कुछ वेपर जम जाता है हाथ में। तो होता क्या है, उसमें रहने वाला वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की ओर आता है। तो इससे हम लोगों को समझ में आया कि ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है। क्या उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो हाँ, एनर्जी ट्रांसफर भी होता ही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो चाय का कप धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, मतलब उसका एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। सेकेंड होता है हमारा क्लोज सिस्टम में क्या मास ट्रांसफर होता है, तो क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज सिस्टम मतलब पूरी तरह से क्लोज्ड। तो जब पूरी तरह से क्लोज्ड है तो मास कहाँ से ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर होने के लिए रास्ता क्या रहेगा, तो क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन क्या उसमें हीट ट्रांसफर होता है, तो हाँ, हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है। जैसे कुकर जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं,
उसमें हीट ट्रांसफर होगा तभी ना खाना बनेगा। आया बात समझ में? ओके। अब हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भी चारों तरफ से क्लोज्ड है। क्या इसमें हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर होता है? तो इसमें हीट और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो जो थर्मल फ्लास्क का बोतल है उसमें जब हम लोग गर्म पानी रखते हैं तो फिर वो काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि वो हीट ट्रांसफर नहीं करता है। तो आ गया बात समझ में? तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मैकेनिक्स में अगर हम लोग किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम का बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो होगा। जैसे अगर मेरे पास एक सिस्टम है, जैसे मेरे पास जैसे दिस इज अ सिस्टम, ओके, और इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? T1 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? T2 है। ओके, और T1 क्या है? T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तब हम लोग को पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट ट्रांसफर होगा। और कब हो, कहां से कहां होगा? हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो इस केस में हीट ट्रांसफर क्या होगा? Q डॉट इज द हीट ट्रांसफर। ओके, सो इस केस में हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा? कुछ देर के बाद क्या होगा? सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा। T ऑफ सिस्टम और T ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हीट ट्रांसफर इधर हो जाएगा तो फिर एक टाइम के बाद क्या करेगा? इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। और इक्विलिब्रियम गेन कब होगा? जब दोनों टेम्परेचर, सिस्टम का भी टेम्परेचर और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर क्या हो? बराबर हो जाए। उस टाइम पे क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम गेन करने का कंडीशन क्या है? कि सिस्टम का भी टेम्परेचर और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दोनों बराबर हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझे बात? तो यहीं से अब शुरुआत होता है जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का शुरुआत करेंगे। तो सबसे जो पहला लॉज है उसका नाम है जीरोथ लॉ। उसका नाम फर्स्ट लॉ नहीं है, उसका नाम जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो चलिए समझते हैं जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या होता है जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके लिए हम लोगों को तीन बॉडी लेना पड़ेगा। हम तीन बॉडी लेते हैं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, ठीक है। दिस इज द बॉडी ए जिसका टेम्परेचर क्या है? TA। ओके, दिस इज द बॉडी बी जिसका टेम्परेचर क्या है? TB। एंड दिस इज द बॉडी सी जिसका टेम्परेचर क्या है? बॉडी सी जिसका टेम्परेचर क्या है? TC। अब बात को समझिए, अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर के बराबर है, और क्या है? और बॉडी ए
बॉडी सी के भी साथ में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी सी के भी टेम्परेचर के बराबर है। तब जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तब जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऐसे कंडीशन में बॉडी बी भी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि बॉडी बी का भी टेम्परेचर और बॉडी सी का भी टेम्परेचर दोनों क्या होगा? बराबर होगा, जो कि होना भी था। अगर बॉडी ए का टेम्परेचर बी के साथ इक्वल है और बॉडी ए का टेम्परेचर सी के साथ इक्वल है, तो बॉडी बी और सी का भी तो टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा। अगर यहाँ से दो इक्वेशन बनता है टी ए इक्वल टू टी बी और टी ए इक्वल टू टी सी, देन ऑल्सो टी बी इक्वल टू टी सी, ये तो होना ही है। तो यही है हमारा जीरोथ लॉज। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।